नमस्कार साथियों। हाल ही में घोस्ट शिप और हंता वायरस को लेकर जो सनसनीखेज खबरें चल रही हैं, उनसे स्वाभाविक रूप से हमारे समुदाय में थोड़ी चिंता फैल गई है। एक जन स्वास्थ्य अधिकारी के नजरिए से आज के इस विश्लेषण का मकसद अफवाहों को दूर करना और सीधे वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करना है। देखिए, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बस सही जानकारी का होना जरूरी है। तो आइए सीधे स्रोत सामग्री पर आधारित इस स्पष्टीकरण में चलते हैं और पूरी स्थिति को साफ करते हैं। पूरी पारदर्शिता रखते हुए आज हम इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। घोस्ट शिप की घटना, हंता वायरस का इतिहास, इसके फैलने के तरीके, भारत पर इसका प्रभाव, महामारी का खतरा कम क्यों है और अंत में हमारे बचाव के उपाय। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, घोस्ट शिप और हालिया प्रकोप की ट्रैकिंग। आइए उन डरावनी हेडलाइंस से परे जाकर असली तथ्यों को समझते हैं। घटनाओं के क्रम को समझना बहुत जरूरी है। बात 1 अप्रैल की है, जब एक क्रूज जहाज 150 लोगों को लेकर अर्जेंटीना से निकलता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर 11 अप्रैल को अचानक एक यात्री की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जहाज पर मौजूद कुछ और लोग भी बीमार पड़ने लगते हैं। 2 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को इस रहस्यमयी संकट की जानकारी दी जाती है। कई देशों द्वारा प्रवेश से मना किए जाने के बाद आखिरकार 10 मई को ये जहाज टेनरिफ आइलैंड पर डॉक करता है। ये निश्चित रूप से एक दुखद स्थिति थी, लेकिन इसे वैज्ञानिक तरीके से ट्रैक करना जन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सटीक आंकड़ों की बात करें तो 10 मई तक इस जहाज पर कुल 10 कंफर्म्ड केस सामने आए और बहुत ही दुखद रूप से 3 लोगों की जान चली गई। कुछ मरीजों को अलग अलग देशों के अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना जरूरी है। जहाज के क्रू में 2 भारतीय भी शामिल थे। उन्हें नीदरलैंड्स ले जाकर क्वारंटीन किया गया है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं दिखा है। स्वास्थ्य अधिकारी इस पूरी स्थिति पर पैरी नजर बनाए हुए हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, हंता वायरस का इतिहास, एक जाना माना पैथोजन। देखिए, कोविड-19 के शुरुआती दिनों से तुलना करें तो ये वायरस विज्ञान के लिए कोई नया या अनजान खतरा बिल्कुल नहीं है। हंता वायरस असल में कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। इंसानों में इससे मुख्य रूप से 2 तरह की बीमारियां होती हैं। पहली है HFRS, जो सीधे हमारी किडनी पर असर डालती है और इसमें इंटरनल ब्लीडिंग तक हो सकती है। दूसरी है HPS, जिसमें फेफड़ों के अंदर तरल पदार्थ या फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ऐतिहासिक डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने 70 साल से भी ज्यादा समय तक इसका अध्ययन किया है। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में कोरिया युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा सैनिक इससे संक्रमित हुए थे और वहां मृत्यु दर 15% थी। फिर 1993 में अमेरिका में नवाहो समुदाय के बीच एक आउटब्रेक हुआ, जिसकी शुरुआती मृत्यु दर तो 75% तक थी। इस आउटब्रेक ने विज्ञान को एक बहुत बड़ा सबक दिया। पता चला कि इसका सीधा संबंध अल नीनो मौसम चक्र और पाइन नट्स की बम्पर पैदावार से था, जिसने अचानक चूहों की आबादी को बेतहाशा बढ़ा दिया था। यानी पर्यावरणीय बदलाव इस वायरस के फैलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक जिम्मेदार जनस्वास्थ्य अधिकारी होने के नाते यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस बीमारी की गंभीरता वाकई ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में हंटा वायरस के लिए कोई भी FDA या WHO द्वारा स्वीकृत वैक्सीन मौजूद नहीं है और न ही कोई प्रमाणित एंटीवायरल इलाज उपलब्ध है। अगर संक्रमण हो जाता है तो डॉक्टर्स केवल सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। असल में ये पूरी लड़ाई मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। यही हमें ले जाता है भाग 3 की ओर, फैलने के तरीके। बिना इलाज वाले इस वायरस के नाम से घबराने के बजाय आइए इसके विज्ञान को समझें, ताकि बेबुनियाद डर की जगह सही जानकारी ले सकें। मुख्य रूप से ये वायरस चूहों के जरिए फैलता है। संक्रमण का खतरा तब पैदा होता है जब कोई इंसान चूहों के मलमूत्र, लार या उनके द्वारा दूषित किए गए वातावरण के सीधे संपर्क में आता है। क्रूज जहाज वाले मामले में भी बिल्कुल यही हुआ था। हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि जिस पहले डच यात्री की मृत्यु हुई, वो क्रूज पर आने से ठीक पहले एक ऐसे लैंडफिल यानी कचरा फेंकने की जगह पर गया था जहां चूहों की भारी तादाद थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जहाज पर इतने सारे लोग कैसे संक्रमित हो गए। खैर, यहीं पर एक खास वेरिएंट की एंट्री होती है, एंडीज स्ट्रेन। 1996 में अर्जेंटीना में खोजा गया ये स्ट्रेन हंता वायरस परिवार का एकमात्र ऐसा रूप है जो इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। ये पूरे वायरस परिवार में एक बहुत ही दुर्लभ अपवाद है, लेकिन इसी एंडी स्ट्रेन की वजह से जहाज पर संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल गया। भाग 4, भारत पर प्रभाव
और स्थानीय ऐतिहासिक संदर्भ। काफी लंबे समय तक ये माना जाता था कि भारत में हंता वायरस है ही नहीं, लेकिन तमिलनाडु के वेल्लोर में 2005 से 2008 के बीच हुई एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी ने कुछ बेहद अहम तथ्य सामने रखे। वहां 28 कंफर्म्ड केस मिले थे, खासकर क्रॉनिक किडनी के मरीजों में। इसके अलावा गोदामों में काम करने वाले लोगों और चूहे पकड़ने वाले इरुला समुदाय में भी इसके लक्षण दिखे। दिलचस्प बात यह है कि सामान्य आबादी के 4% लोगों में हंता वायरस की एंटीबॉडीज पाई गई। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये वायरस स्थानीय स्तर पर कुछ खास व्यावसायिक समूहों के बीच खामोशी से मौजूद रहा है, लेकिन इसने कभी कोई व्यापक राष्ट्रीय संकट पैदा नहीं किया। अब बात करते हैं भाग 5 की, महामारी का खतरा कम क्यों है। जन स्वास्थ्य अधिकारियों का ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। आइए वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर इस घबराहट को शांत करते हैं। अगर हम हाल की महामारियों से इसकी तुलना करें तो कोविड-19 या फ्लू जैसी बीमारियां हवा के जरिए फैलती हैं और उनका ट्रांसमिशन विंडो यानी फैलने का समय बहुत लंबा होता है। इसके बिल्कुल उलट हंता वायरस का एंडी स्ट्रेन हवा में नहीं फैलता। इंसान से इंसान में इसके फैलने के लिए बहुत लंबे समय तक नज़दीकी संपर्क और शारीरिक तरल पदार्थों यानी बॉडीली फ्लूइड्स के सीधे संपर्क की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि ये आमतौर पर सिर्फ परिवार के सदस्यों या बहुत करीब से देखभाल करने वाले लोगों में ही फैलता है। और इससे भी ज़्यादा राहत देने वाली बात क्या है? सिर्फ एक दिन। जी हां, इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो औसतन केवल एक दिन की होती है। बीमारी की शुरुआत में यह सिर्फ एक दिन के लिए फैलता है। कोविड की तरह इसमें हफ्तों के क्वारंटीन वाली कोई बात नहीं है। यह बेहद छोटी ट्रांसमिशन विंडो इसके बड़े पैमाने पर फैलने की क्षमता को लगभग खत्म कर देती है। इन्हीं ठोस वैज्ञानिक कारणों की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि वैश्विक आबादी के लिए इसका कुल जोखिम बहुत कम है। ध्यान रहे, ये केवल कोई हवाई अनुमान नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था का एक आधिकारिक और साक्ष्यों पर आधारित आकलन है, जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। अंत में भाग 6, बचाव और सावधानियां। हमारा कम्युनिटी एक्शन प्लान। भले ही महामारी का खतरा कम है, लेकिन इस वायरस की उच्च मृत्यु दर को देखते हुए हमें कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे। जैसा कि हमने इतिहास में 1993 के आउटब्रेक के दौरान देखा था, अल नीनो जैसी जलवायु घटनाएं चूहों की आबादी को अचानक बहुत तेजी से बढ़ा सकती हैं, और इस साल भी ऐसे ही मौसमी बदलावों की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इसलिए जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूरी कम्युनिटी का सतर्क रहना और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। हर नागरिक को अपनी दिनचर्या में सफाई के इन नियमों को सख्ती से शामिल करना चाहिए। पहला कदम, घरों को अच्छी तरह से सील करें ताकि चूहे किसी भी तरह अंदर ना आ सकें। दीवारों या दरवाजों के नीचे कोई भी खुली जगह ना छोड़ें। दूसरा, अगर कभी किसी धूल भरे गोदाम या पुराने बंद स्टोरेज रूम में जाना पड़े तो अनिवार्य रूप से N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। और तीसरा, कचरे का हमेशा सही तरीके से निपटान करें और खाने पीने की चीज़ों को कभी भी खुला ना छोड़ें। चूहों को आकर्षित करने वाली हर एक चीज़ को दूर रखना होगा। इस विश्लेषण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ समाप्त करते हैं। जब किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई वैक्सीन या प्रमाणित इलाज मौजूद ना हो, तो क्या हमारी सामूहिक स्वच्छता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल नहीं बन जाती? बिल्कुल। जागरूकता और कड़े साफ सफाई के नियम ही इस खतरे के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार हैं। अफवाहों की जगह तथ्यों पर भरोसा रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और अपनी कम्युनिटी को साफ सुथरा रखना ही सबसे बेहतरीन बचाव है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें।